हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का संजीव पांडे आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास प्रारंभ होने से पहले कुछ आप लोगों को सूचना दे दूं, यानी अग्रिम जानकारी आप लोगों को दे दूं। तो ये है क्लास जो है वो आधुनिक भारत की क्लास है। और आधुनिक भारत की जो क्लास थी वो कुछ दिनों से बंद थी, और ये है जो हमारी क्लास थी आप लोगों के बीच में, ये शाम को 8 बजे से होती थी। और इसमें हम लोग 1857 के विद्रोह के इतिहास पर पहुंच चुके हैं। लेकिन 1857 के विद्रोह के आसपास में जो भारत में जनजातियों ने विद्रोह किया था उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, और इसके जस्ट बाद की क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह का सार्वभौमिक अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उनका अध्ययन करेंगे, और इसके बाद में कल की क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह का पूरा अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास की यही आप लोगों के बीच में अग्रिम सूचना रही। अब आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाइए। पूरी तरीके से आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हम आप लोगों के बीच में पुनः लेकर आए हैं और पढ़ाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अन अकेडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी का चैनल है। यह एक तरीके से देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, और लाइव क्लासेस के माध्यम से हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को आप लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं, मीन्स सिलेबस आपको प्राप्त करवाते हैं या पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो भी इससे संबंधित आपके डाउट्स होते हैं, जो सस्पेंस होते हैं, वो भी लाइव सेशन के माध्यम से यह समाप्त किया जाता है या ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपको शेड्यूल मिलेगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज की भी सुविधा मिलती है, और आपको वीडियो का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। आप किसी कारणवश अनुपस्थित होते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है। इसके अलावा आप लोग अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में इस अन अकेडमी की जो ऐप पे फ्री लाइव क्लासेज होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, और इसी ऐप के माध्यम से आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यानी एडमिशन भी ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अन अकेडमी हिस्ट्री बाई संजीव पांडे के नाम से आप सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मेरा नाम संजीव पांडे है। 8 साल से ज़्यादा से इतिहास को विषय के रूप में पढ़ाया हूँ, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी पढ़ाया हूँ। इसके अलावा एमए की शिक्षा मैंने इतिहास विषय से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। 2 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, यूपी पीसीएस का कई बार इंटरव्यू दिया हुआ है। अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शंस लेने पे जो देश के विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जैसे मृणाल पटेल जी, जैसे रोमन सैनी जी, इनका भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। हमारा भी आप लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा, रेगुलर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे यूपीएससी पीटी, यूपीएससी मेंस यानी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और प्लस मेंस परीक्षा का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी का भी अध्ययन करवाया जाता है। करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी भी आप लोगों को पढ़ाई जाती है। आपको प्रैक्टिस स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाता है। आंसर राइटिंग कैसे उपयोगी करें, कैसे मुख्य परीक्षा में अच्छा नंबर लें, यह भी आपको बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शंस है वो आइकॉनिक कोर्स के रूप में है और प्लस कोर्स के रूप में है। यह सब्सक्रिप्शंस 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के रूप में है। इसमें जो भी फी है, सब्सक्रिप्शंस लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा प्रयोग करने पे आपको इस फी में 10% की छूट मिलेगी।
इसके अलावा हम लोग आइकॉनिक कोर्स के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा ही आधारभूत कोर्स है। ये 12 महीने के रूप में, 24 महीने के रूप में, 36 महीने के रूप में आप लोगों के बीच में मौजूद है। इसमें भी सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे इस फी में भी आपको 10% की छूट मिलेगी। पहुंचते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। और इस जनजातीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग किन किन भागों में, किन किन खंडों में इसका अध्ययन करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं और फिर इसके एक एक भागों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जनजातीय विद्रोह का सामान्य परिचय क्या है, यानी किसे कहते हैं जनजातीय विद्रोह, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे प्रारंभ में। और इसके अलावा इन जनजातियों ने जो विद्रोह किए मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन का मतलब जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके मध्य में जो इन्होंने विद्रोह किए 1857 के आसपास में, उसके रीजन क्या रहे हैं, उसके कारण क्या रहे हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं इनके क्षेत्र क्या हैं, यानी जो विद्रोही थे इन्होंने किन किन क्षेत्रों में विद्रोह किया था, इसको हम देखेंगे। यही ज्यादातर प्रारंभिक परीक्षा में यही पार्ट पूछता है। और इनके नेता कौन कौन थे, यानी किन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, और इनकी तिथियां क्या थीं, यानी कब प्रारंभ हुआ था। अब इस पार्ट से आपको यूपीएससी में हमेशा एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता है, हमेशा एक दो क्वेश्चन मिल जाता है यहां से। इसके अलावा हम लोग चौथे भाग में देखेंगे कि यह जो जनजातीय विद्रोह थे इनका स्वरूप क्या था, इनकी प्रकृति क्या थी, यानी किस प्रकार के यह विद्रोह थे। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए इस जनजातीय विद्रोह को पढ़ने के लिए। आप लोग हमारी क्लास को लाइक भी करते चलिए और शेयर भी आप लोग कर लें, क्योंकि अब आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से आधुनिक भारत की भी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग शेयर भी करें। ऐसा करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगी और एक तरीके से जो आत्मविश्वास है हमारा वो भी बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी करते रहें, इस क्लास को लाइक भी करते रहें। चलिए पहुंचते हैं हम लोग पहले पहलू के पास, पहले खंड के पास, पहले भाग के पास, यानी किसे कहते हैं आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन। तो जो प्रारंभिक परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी है उसका भी इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ से जो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन बने हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। और आप लोगों को एक दो क्वेश्चन भी मिलेगा, तो इसका उत्तर भी आप लोग लिखिएगा और लिख के जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजिएगा। हम उसको देखेंगे भी और बताएंगे भी कि कितना उपयोगी आपने लिखा है और क्या सुधार उसमें करने की जरूरत है। तो इसी में हम लोग मुख्य परीक्षा के एक आध दो क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, आपको देंगे और आप लिख के आंसर को भेजिएगा। और जो अन्य बच्चा भी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहता है वो हमारे नंबर पे अपना मैसेज कर दे, उसको भी मैं जोड़ दूंगा। परिचय के परिप्रेक्ष्य में आइए देखते हैं। भारत में आदिवासी लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, यानी मुख्यतया आप लोग देखोगे तो दूर दराज के क्षेत्रों में, यानी मणिपुर में कोई रह रहा है, मेघालय में कोई रह रहा है, कोई दक्षिण भारत में रह रहा है, कोई गुजरात के एकदम पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में रह रहा है। दूर दराज क्षेत्रों में जो रहते थे उनके लिए ही जनजातीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कैसे लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं। ये एक तरीके से समाज से कहीं ना कहीं, समाज की जो मुख्य धारा है उससे कटे हुए लोग हैं, क्योंकि इनकी अपनी विशेषता है। इसीलिए ये दूर दराज के क्षेत्रों में ही क्या करते थे, रहते थे। मुख्यतया जंगलों में, मुख्यतया पहाड़ों में, मुख्यतया पर्वतों में, मुख्यतया नदी घाटियों में ये लोग रहते थे। और इनके लिए जनजातीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठक्कर बप्पा ने किया। किसने किया, ठक्कर बप्पा ने किया। यानी जनजातीय शब्द का जन्मदाता कौन है, तो आप लोग कहेंगे ठक्कर बप्पा है। इसके पहले इनको आदिवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको आदिवासी कहा जाता था, लेकिन ठक्कर बप्पा ने इनके लिए एक शब्द दिया और यह शब्द था क्या, जनजाति। ठीक।
इसके बाद में ब्रिटिश सरकार की जो शोषण की नीति थी, जब इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ने लगा, तब अनेक जनजातियों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। कैसे? देखो, प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो इसका स्वरूप कहीं ना कहीं व्यापारी था, लेकिन व्यापारियों के बेस में ये भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, यानी ये साम्राज्यवादी थे। इनका स्वरूप उपनिवेशवादी था, हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन प्लासी के युद्ध में इन्होंने विजय की, बक्सर में इन्होंने विजय की, मराठों को इन्होंने पराजित किया, इन्होंने टीपू को पराजित किया, हैदर अली को पराजित किया, सिख शासकों को पराजित किया। अब बची कौन? अब भारत के जनजातीय क्षेत्र बचे। अब जनजातीय क्षेत्र में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया, जहां पे जनजातियां रहती हैं, हमने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं, यानी जंगलों में रहती हैं, यानी नदियों की तलहटियों में रहती हैं, पर्वतों की गुफाओं में रहती हैं। अब ब्रिटिश सरकार ने अपने भू राजस्व नीति के तहत जो जंगली क्षेत्र थे उनको काटना शुरू कर दिया। तो भाई, जंगली क्षेत्रों को काटना शुरू कर दिया, वही इनका निवास स्थल था। अब ये जो जनजातियां थी, इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे आज भी आप लोग देखोगे तो जो अंडमान निकोबार में तमाम सारी जनजातियां पाई जाती हैं, वो बिल्कुल अपने में मस्त रहती हैं। कभी कभी वो वस्त्रादि वगैरह भी धारण नहीं करते, इसीलिए कई बार मनाही की जाती है कि वहां पे कोई भ्रमण करने जाए, उनका दर्शन करे, उनकी स्थिति को देखे, लेकिन उनका फोटो वगैरह ना खींचे। अब ऐसे में जो इनकी पहचान थी, उसी को ब्रिटिश सरकार मिटाने लगी। ऐसे में एक तरीके से जब ये जनजातियों को दिखा कि ब्रिटिश सरकार हमारे अस्तित्व को ही मिटाएगी, यानी हमारे पहचान को ही मिटाएगी, यानी हमें ही समाप्त कर देगी, जब इन जनजातियों को ऐसा लगा, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या उठा लिया? तीर कमान उठा लिया। और तीर कमान उठा के ब्रिटिश सरकार का क्या किया? सामना किया। अब इन्होंने जो तीर कमान उठाए, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को विद्रोह का, इसी को नाम दिया गया आधुनिक भारत में। तो यही है आपका जनजाति आंदोलन, यही है क्या है इसका परिचय। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके अलावा जनजातीय जो विद्रोह थे, इसके मुख्य मुख्य और आधारभूत कारण कौन से थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये मुख्य परीक्षा में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा कि जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। 100, 150, 200, 250 शब्दों में लिखने को मिल जाएगा। और पीटी में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक एक शब्द के रूप में कि क्या कारण नहीं था। छांटिए। तो बिल्कुल एकदम सचेत अवस्था में इसका अध्ययन करना है, बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ इसका अध्ययन करना है। चलिए, तैयार हो जाइए आप लोग। जनजातीय विद्रोह के पीछे ऐसा नहीं है कि ये जो जनजातीय विद्रोह है, ये ब्रिटिश सरकार की किसी एक नीति के खिलाफ हुए, कई नीतियों के खिलाफ हुए। कई कारण है इसके, आइए देखते हैं। यह जो ब्रिटिश सरकार है, सरकार द्वारा लाया गया शोषण परक वन कानून, एक ऐसा कानून लाया जो शोषण परक था। और यह वन कानून था, इसमें क्या था? इसमें झूम की कृषि पर रोक लगा दिया। किसने लगा दिया? ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दिया। बताते हैं झूम की कृषि के बारे में। और जनजातियों के स्वतंत्र वन उत्पादों के संग्रहण पर लोग रोक लगा दिया। ये जो जनजातियां थी, जो वनों या जंगलों या नदियों की तलहटियों में रहती थीं, इनकी मुख्य विशेषता यह थी कि ये झूम की कृषि करती थी। झूम की कृषि का तात्पर्य उस कृषि से है, जैसे मान लीजिए कि ये आज दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोई जनजाति है, तो दिल्ली का मुखर्जी नगर कभी एक जंगल था। दिल्ली पूरा जंगल ही तो है। अब क्या करेगी? जैसे मान लो यहाँ पे तमाम सारी जनजातियां होंगी, तो यहाँ के जंगलों को क्या करेगी? धीरे 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 काटेंगी, खेती होती करेंगी, लेकिन रुकेंगे नहीं, फिर आगे चली जाएंगी, दूसरे क्षेत्रों में वास करेंगी। अब इस झूम की कृषि पर रोक लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने। और इसके अलावा जो भी कृषि से संबंधित तमाम सारे उत्पादों का ये संग्रहण करते थे, उस संग्रहण की व्यवस्था पे भी ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दिया। ऐसे में जब ये एक तरीके से इनकी मुख्य विशेषता है ये, अब इनकी विशेषता के ऊपर संकट का बादल मंडराने लगा। लेकिन अन्य क्या कारण हैं? ये जो जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया, इसके अन्य क्या कारण हैं? इसके अलावा ये जो जनजातियां थीं, जनजातियों पर ब्रिटिश सरकार ने क्या लगा दिया? ब्रिटिश सरकार ने
नवीन कर लगा दिए और जो पुराने कर थे उसको बढ़ा दिया। अब ऐसे में जनजातियां परेशान हो गई, चूंकि इनकी आय का कोई साधन नहीं था, एक झूम कृषि थी, उसी से अपना किसी तरीके से जीवन यापन करती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व पर खतरा मंडाने लगा। इसके अलावा जो जनजातियों का व्यापारियों, महाजनों, सूदखोरों, जमींदारों द्वारा भी शोषण किया गया। ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जनजातियों का ऐसा नहीं कि केवल केवल अंग्रेजों ने शोषण किया, हम लोगों ने भी शोषण किया। कैसे, इसको देखिएगा। जो भारतीय व्यापारी थे ये महंगी वस्तुएं इनको देते थे, ऐसा समझते थे कि यह असभ्य है, ये लोग बर्बर हैं, इनमें एक तरीके से शिक्षा का कोई वैसा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, साक्षरता नहीं है, साक्षर नहीं है, इसीलिए महंगी वस्तुएं बेचा करते थे। इसके अलावा बहुत सारी जनजातियां ऐसी थी जो गरीब थीं, ये समीप में स्थित महाजनों के पास में पहुंचती थी, ये समीप में स्थित सूदखोरों के पास में पहुंचती थी, ये समीप में स्थित जमींदारों के पास पहुंचती थी और इनसे कुछ ऋण वगैरह प्राप्त कर लेती थी। ऐसे में जब उस ऋण को वह चुका नहीं पाती थी, तो ऐसे में ये सूदखोर, ये जमींदार और इसके अलावा ये जो महाजन होते थे, ये उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करने लगते थे। ऐसे में इनकी वजह से भी क्या किया, जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों द्वारा बलपूर्वक धर्मांतरण। अब ये तो एक तरीके से राजनीतिक, भू राजस्व, ये सब तमाम सारे कारण हुए। इसके अलावा क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ष 1813 ईस्वी में, वर्ष 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 1813 का चार्टर एक्ट लाया। क्या लाया? चार्टर एक्ट लाया। और इस एक्ट के माध्यम से जो ईसाई मिशनरी हैं उनका भारत में प्रवेश हुआ। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो भारत में अब ईसाई धर्म को फैलाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, उसका प्रचार और प्रसार करेंगे और लोगों को तमाम सारी लालसा देंगे। ऐसे में ये जो ईसाई मिशनरी हैं, ये इन जनजातीय क्षेत्रों में भी गए और इन जनजातियों से भी कहा कि आप लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कीजिए। और ऐसे में अगर वो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका शोषण करने लगे। जब उनका शोषण करने लगे तो कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। ऐसे में जनजातियों के पास में अब कोई चारा नहीं था। उन्होंने क्या उठा लिया? तीर कमान उठा लिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक। अब अगला जो खंड आप लोगों के सामने है, यह काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। इसमें क्या है? इसमें प्रमुख विद्रोह को मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्षेत्र बताऊंगा, समय बताऊंगा और नेता। अब इसमें जो पहला विद्रोह है वो काफी महत्वपूर्ण है। पहला विद्रोह मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को भील विद्रोह के रूप में। अब ये जो भील जनजाति है, ये गुजरात में भी पाई जाती है और यह राजस्थान में भी पाई जाती है। राजस्थान में और महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में नहीं। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है। अब दोनों क्षेत्रों के भीलों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। अब ये जो महाराष्ट्र के भीलों ने विद्रोह किया था, यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1818 ईस्वी में। और देखिए आप लोग, इस विद्रोह को समाप्त किया था ब्रिटिश सरकार ने 1857 के आसपास में। अब ये जो महाराष्ट्र के भील विद्रोह का नेता था, इसका नाम था दशरथ। एक प्रमुख नेता था, इसका नाम था दशरथ। इसमें एक दूसरा भी नेता था, इसका नाम था सेवरम। और एक तीसरा नेता था, इसका नाम था काजल सिंह। यानी जो महाराष्ट्र का भील विद्रोह हुआ, भील जनजाति ने विद्रोह किया, इसका प्रमुख नेता कौन है? इसका प्रमुख नेता यहाँ पे देखेंगे तो दशरथ है, सेवरम है और काजल है। कोई कोड बना के इसको याद कर लीजिएगा, दस एका वगैरह ऐसे कुछ। दास से का दशरथ है और ये हुआ सेवरम है और काजल सिंह हुआ। तो काजल तो आपको याद भी हो सकता है, लेकिन पूछता दशरथ और सेवरम को ज्यादा है। और ये जो भील विद्रोह था, आप लोग देखेंगे कि मराठा क्षेत्र में मराठी लोग थे, कट्टर हिंदू थे, कट्टर ब्राह्मण थे। मराठों ने इसको क्या किया था? इसको अपना सपोर्ट किया था।
हालांकि शिवाजी भी नहीं थे और पेशवा लोग भी नहीं थे, लेकिन मराठों ने इनका सपोर्ट किया था। अब दूसरी जो जनजाति है, दूसरी क्या, यही जो भील जनजाति है, और ये राजस्थान में स्थित है, इन्होंने जो विद्रोह कर दिया वो महाराष्ट्र की जनजाति की थोड़े दिनों बाद किया, यानी 1821 में किया। उन्होंने कब किया था? 1818 ईस्वी में किया था। और यह जो विद्रोह है यह 1921 तक, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से वह कौन सी जनजाति है जिसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 100 वर्षों तक युद्ध किया था? 1821 से 1921, तो यही भील जनजाति है। लेकिन कहाँ की है? याद रखिएगा, राजस्थान की भील जनजाति है। इसका नेता कौन है? तो इसके भी नेता तीन हैं। पहले नेता का नाम है दौलत सिंह भैया, दूसरे नेता का नाम है मोतीलाल, नहीं दो ही है, मोतीलाल तेजावत। इसका पूरा नाम है मोतीलाल तेजावत, और पहला नेता है दौलत सिंह। दो ही मुख्य नेता हैं। अब इन भीलों में डाकन की प्रथा प्रचलित थी। ये डाकन की प्रथा क्या है? डाकन की प्रथा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ के भीलों में डाकन की प्रथा प्रचलित थी, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो आप लोग कहेंगे राजस्थान की भीलों में ही डाकन की प्रथा प्रचलित थी। डाकन प्रथा में होता क्या था कि इसमें जो भील जनजाति थी वह कुछ महिलाओं को क्या घोषित कर देती थी? जादूगरनी घोषित कर देती थी, और जादूगरनी घोषित करके उसकी क्या कर देती थी? हत्या कर देती थी। यही है डाकन प्रथा। ये राजस्थान के भीलों में प्रचलित थी। स्त्रियों को जादूगरनी घोषित कर दिया, कहा कि भैया ये तो जादू करती है, तो टोना करती है, तो टोटका करती है, और घोषित करने के बाद में उनकी हत्या करवा दी। यही क्या है? यही है डाकन सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। आइए देखते हैं डाकन प्रथा को थोड़ा सा कुछ शब्दों के माध्यम से। औरतों को डाकन या जादूगरनी समझकर भयानक यातनाएं दी जाती थी। इसी को डाकन प्रथा के नाम से जाना जाता था। भयानक यातनाओं में इनको खत्म भी कर दिया जाता था। ठीक है, ये भी चीज शामिल है। यही है डाकन प्रथा। ये कहाँ की भीलों में प्रचलित है? तो ये राजस्थान की भीलों में प्रचलित है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और दूसरा हम लोग जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, और यह जो जनजातीय विद्रोह है यह संथाल विद्रोह है। संथाल जाति ने विद्रोह किया, संथाल जनजाति ने विद्रोह किया। अब देखो यह जो विद्रोह है ये 1857 के पूर्व का ही विद्रोह है, इसीलिए 1857 के विद्रोह को पढ़ने के पूर्व हम लोगों ने इसका अध्ययन प्रारंभ किया है। इसका मतलब क्रमशः हम लोग अपने इतिहास में चल रहे हैं। 1855 से 56 में हुआ था। कहाँ हुआ था यह विद्रोह? तो यह विद्रोह दामन ए कोह में हुआ था। और दामन ए कोह उस समय कहाँ था? तो आप लोग कहेंगे बिहार में था। लेकिन वर्तमान में यह विद्रोह, यह क्षेत्र कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे वर्तमान में यह क्षेत्र झारखंड में स्थित है। इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? तो ये कई बार पूछा गया है। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो सिधु है और कान्हू है। इस विद्रोह का नेतृत्व करता, दो नेतृत्व करता है, सिधु और कान्हू दो नेतृत्व करता है। दो नेता हैं इसके, इसके संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में आप लोगों के बीच में हुआ। हाँ, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला जो विद्रोह है वो और इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? यह 1895 से 1901 के बीच में हुआ था, यानी 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था, काफी समय तक। ठीक, और यह कहाँ हुआ था? यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अब यह जो विद्रोह है, इस विद्रोह को उलुग खानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसको पूछा है, ये जो जनजातीय विद्रोह है निम्नलिखित में से किसको उलुग खानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है? उलुग खानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यही मुंडा विद्रोह को ही उलुग खानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। मुंडा विद्रोह को ही उलुग खानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और
ये जो मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजातियों में एक खेती की प्रथा प्रचलित थी और इस प्रथा को खूट कट्टी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये जो खूट कट्टी प्रथा थी, इसमें जो मुंडा जनजाति थी ये सामूहिक रूप से कृषि करती थी, यानी खेती करती थी। और यह जो मुंडा जनजाति थी, इसका प्रमुख नेता कौन है? बिरसा मुंडा है। इसका मुख्य नेता कौन है? बिरसा मुंडा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1891 में 1895 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ, 1901 तक चला था। कहाँ हुआ था यह विद्रोह? तो आप कहेंगे छोटा नागपुर की पहाड़ी पर हुआ था। यह छोटा नागपुर जिले में हुआ था, वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है। अब यह जो विद्रोह है इसे उलुग खानी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह है जो मुंडा विद्रोह है, इसमें खूट कट्टी प्रथा प्रचलित थी। ये कृषि करने की एक सामूहिक प्रथा थी। और इस मुंडा विद्रोह का जो नेता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बिरसा मुंडा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कोल विद्रोह पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कोल विद्रोह है ये प्रारंभ कब होता है? तो यह प्रारंभ होता है 1829 में। यह प्रारंभ होता है 1829 ईस्वी में और यह चलता कब तक है? 1844। ये दो चरणों में चलता है। 1829 से प्रारंभ हुआ, खत्म हो गया 1839 में। दूसरा चरण इसको फिर प्रारंभ हुआ 1844 में और 1848 में, यानी 1857 के विद्रोह के पूर्व यह समाप्त हुआ। दो चरणों में चलने वाला यह विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? यह है कोल विद्रोह। और यह भी कहाँ हुआ था? यह भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही हुआ था, जो झारखंड में स्थित है वर्तमान में जिले के रूप में। और इसका दो नेता था, एक का नाम था बुद्धो भगत, एक नेता का नाम था बुद्धो भगत, और दूसरे नेता का नाम क्या था? दूसरे नेता का नाम था गंगा नारायण। याद रखिएगा इसे। कौन सा विद्रोह है? कोल विद्रोह। छोटा नागपुर में हो रहा है, दो चरणों में हो रहा है, दोनों चरणों की तिथि याद करनी है। नेता कौन है? गंगा नारायण और बुद्धो भगत। अगला जो विद्रोह है वो खासी की पहाड़ी पर हो रहा है, इसीलिए इसे खासी विद्रोह के नाम से जाना गया। कब हो रहा है? 1828 से 1833 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है? मेघालय में स्थित यही है भाई। ये कई बार पूछा है। गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? अभी तो आप लोगों को छोटा लग रहा होगा ये, लेकिन यही क्वेश्चन कई बार पूछा है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी पर, इसी में से विकल्प भी दे देगा और उत्तर क्या सही हो जाएगा? खासी विद्रोह आपका उत्तर सही हो जाएगा, इसलिए याद किए रखिएगा इसको। इसका नेता दो था, पहला नेता तीरथ सिंह था और इसका दूसरा नेता बरमानिक था। याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोबारा याद कर लीजिएगा। मुख्य मुख्य बातों को इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, उपयोगी बातों को पढ़ रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ें। और इतना ही पढ़ने की भी जरूरत है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला जो विद्रोह है वो खौंड या सवार के नाम से जाना जाता है। ये हो रहा है 1846 से 1857 के बीच में। खौंड या सवार जो जनजाति है इसने विद्रोह किया था कहाँ पे? उड़ीसा में विद्रोह किया था। और इसके नेता का नाम क्या है? तो इसके नेता का नाम है, ध्यान रखिएगा, चक्र बिसोई। इसके नेता का नाम है चक्र बिसोई। और दूसरे नेता का नाम क्या है? राधा कृष्ण दंड सेना। जो खोंड या सवार जनजाति ने विद्रोह किया यह उड़ीसा में किया। इसका नेता कौन है? तो चक्र बिसोई और राधा कृष्ण इसके दो नेता हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो हम लोग खामती विद्रोह का अध्ययन करेंगे। खामती विद्रोह, यह जो खामती विद्रोह है ये 1839 से 1843 के बीच में हुआ था। 1839 में प्रारंभ हुआ और 1843 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। कहाँ हुआ यह विद्रोह? देखिए, बर्मा इस समय भारत का हिस्सा है, यहाँ हुआ था और असम में यह विद्रोह हुआ था।
इस विद्रोह का नेता कौन है? तो खवा गोहाई है और रानू गोहाई इसका नेता है। थोड़ा सा कठिन नाम यहाँ पे मिलेगा, जनजातीय शब्द है ना, इसलिए फिर भी तैयार करना है, बिना तैयार किए काम नहीं चलेगा। नहीं, अगर क्वेश्चन पूछता तो पढ़ाया ही क्यों जाता, आपके सिलेबस में ही क्यों होता? तो सिलेबस में है, पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है। ये कठिन है, डेट याद करना मुश्किल है, नेताओं को याद करना मुश्किल है, इसलिए ही तो पूछा जाता है। तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन इस डगर को आप लोगों को पढ़ पढ़ के बिल्कुल तोता बन जाना है और तैयार कर लेना है, और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। रंपा विद्रोह ये कब हुआ? ये 1879 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ हुआ? रंपा पहाड़ी कहाँ है? रंपा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। मीन्स आंध्र प्रदेश की जो जनजाति थी रंपा, इसी ने विद्रोह किया। इसका नेता जो है, इसको याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू, बहुत प्रसिद्ध नेता है। ठीक, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, अल्लूरी सीताराम राजू। ये किसका नेता है? ये रंपा विद्रोह का नेता है। आगे बढ़ते हैं, एक है रामोसी विद्रोह। ये रामोसी विद्रोह भी कई चरणों में हो रहा है। 1822 में शुरू हुआ, फिर 1825 से 28 तक चला, इसके बाद में 1839 से 1847 तक चला, यानी 1857 की पूर्व भी चला, 1822 से लेके 1847 तक। ये मोटी मोटा आप लोग जाने रखिएगा। और यह है कहाँ हुआ रामोसी विद्रोह? पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में हुआ। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, यही है पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ये महाराष्ट्र का जो है, यहीं पे यह विद्रोह हो रहा है, रामोसी विद्रोह। इसका नेता कौन है? इसका नेता है चित्तर सिंह, इसका नेता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इसका नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। कब हुआ? 1844 में हुआ। इसको खूब पूछा है, कई बार पूछा है। इसका क्षेत्र क्या है? ये इसका भी क्षेत्र भी महाराष्ट्र है। और इसका नेता कौन है? इसका नेता है कृष्णा दाजी पंडित, इसका नेता है। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। नेता कौन है? कृष्णा जी पंडित है इसका नेता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दीवान बेला थम्पी का विद्रोह देखते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये दीवान एक तरीके से ये जनजाति है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको नागरिक विद्रोह की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है। ये कब कर रहा है विद्रोह? ये 1805 ईस्वी में कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? तमिलनाडु के क्षेत्र में कर रहा है। ये दीवान है एक तरीके से। और इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी है। क्यों इसे 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह कहा गया? क्योंकि 1857 में आप लोग देख रहे होंगे, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह की शुरुआत किसने की? इस विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों ने की, लेकिन वे सैनिक जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, इन्होंने ही की थी। मैं आपको बताऊंगा कैसे की। और इसके पूर्व आप लोग देख रहे होंगे, तो ये 1805 में जो विद्रोह हो रहा है तमिलनाडु में, इसको भी एक सैनिक ही विद्रोह कर रहा है, एक दीवान ही विद्रोह कर रहा है। इसका नाम है दीवान बेलू थम्बी। ठीक, इसीलिए इसे पूर्वगामी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी यह विद्रोह है। गडकरी विद्रोह 1844 महाराष्ट्र, कृष्णादाजी पंडित, ये दोबारा हो गया। इसको भी पुनः आप लोग रिवीजन करने का अवसर मिला, ये अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, पाइक विद्रोह। पाइक, पाइक विद्रोह कितना रोचक नाम है, पाइक विद्रोह। पायक का मतलब आप लोग जानते हैं? ये तो पाइक तो जनजाति है, लेकिन पायक, जैसे आप लोग देखते होंगे तो मुहर्रम के समय, जो मुस्लिमों का त्योहार है, मुहर्रम के समय उसमें ताजिया वगैरह जब रखा जाता है, तो जब मोहम्मद साहब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या होते हैं पायक, कैसे आया, कैसे नबी आया, कैसे रसूल आया, कैसे युद्ध हुआ, कैसे हुसैन आए, कैसे अली आए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो वो क्या करते हैं? अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया? पायक कहा जाता है। ठीक, लेकिन ये वो पायक नहीं है, ये पाइक हैं जो जनजाति के रूप में स्थापित हैं। इन्होंने 1817 से 1825 में विद्रोह किया है। कहाँ किया? उड़ीसा में विद्रोह किया। नेता कौन है इनका? जगबंधु इनका नेता है। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। ठीक, नेता कौन है? जगबंधु इनका मुख्य नेता है।
और एक इंपॉर्टेंट विद्रोह है पोलीगर विद्रोह। ये कहाँ पे हो रहा है? ये 1799 से 1801 के बीच में हो रहा है पोलीगर। यह कहाँ हो रहा है? यह तमिलनाडु में यह विद्रोह हो रहा है। और इसका जो नेता है उसका नाम क्या है? बीर पी कट्टवामन। कठिन शब्द है लेकिन याद करना पड़ेगा। बीर पी कट्टवामन इसका नेता है। और इसी समय आप लोग देखेंगे 1799, तो 1799 का जो समय है वह भारतीय इतिहास में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का है, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध का है। आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए इसे कहा गया क्योंकि इसमें एक तरफ अंग्रेज यानी आंग्ल लोग शामिल थे और दूसरी तरफ मैसूर का शासक यानी टीपू सुल्तान शामिल था। और यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1799 ईस्वी में था। इस युद्ध में आप लोग देखेंगे तो जो इस समय ब्रिटिश सेनापति और गवर्नर जनरल है वो कौन है भैया? वो बेलेजली है। बेलेजली ने टीपू को चारों तरफ से घेर लिया श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में। और बेलेजली के सैनिकों ने इस टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। और इसके पास गया बेलेजली, खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद में कहा कि देखो पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों के नीचे पड़ा हुआ है। बड़े दम्भ भरे स्वर में कहा था बेलेजली। बहुत ही साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी गवर्नर जनरल है। और यह विद्रोह कब हुआ था? टीपू के समय में हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं 1799 में वैसे टीपू की हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने। 1800 तक चला था, तो जब टीपू जिंदा था तभी इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। एक और विद्रोह आपके सामने है किट्टूर विद्रोह के रूप में। समय है 1824 से 1829 ईस्वी का। स्थान क्या है? कर्नाटक, यानी दक्षिण भारत का स्थान है ये भी। और नेता कौन है? चिन्नावा नेता है। कौन है इसका नेता? चिन्नावा इसका नेता है। तो कुल अभी तक हम लोगों ने 14 विद्रोहों को पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, अन्य पहलू पर पहुंचते हैं। ये जो जनजातीय विद्रोह थे इनका स्वरूप क्या है, इनकी प्रकृति क्या है? तो पहले समझिए आप लोग जनजातीय विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति क्या है। तो इसका स्वरूप या प्रकृति ऐसा नहीं जैसे हम हैं आप लोग हैं तो आपकी कोई कमजोरी होगी तो कोई अच्छी चीज भी आप में होगी। आप कभी खुश भी होते होंगे, कभी हंसते भी होंगे, कभी रोते भी होंगे और उसका एक कारण होगा। और वही आपकी क्या हुई? वही आपकी विशेषता हुई। इसके अलावा जैसे वस्त्र आदि वगैरह धारण करते हैं, आपकी पसंद आपकी नापसंद, खाने में क्या पसंद है आपकी, मतलब पिज्ज़ा वगैरह ही खाते हैं या समोसे वगैरह खाते हैं, या समोसे वगैरह खा लिया तो बाद में रसगुल्ला भी खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं या नहीं पीते हैं, या काफ़ी ही पीते रहते हैं। ठीक, रोटी वगैरह भी खाते हैं या नहीं खाते हैं, फल फूल से ही काम चलाते हैं। तो यही है आपकी विशेषता। लेकिन ये जो जनजातियां थीं इनके विद्रोह की विशेषता, जैसे आप विद्रोह करेंगे मान लीजिए, या हम विद्रोह करेंगे, या वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है उसी का आपसे पूछ ले कि उसका स्वरूप क्या है। तो आप लोगों ने देखा लगातार 4 महीने तक किसानों ने सार्वभौमिक रूप से बिल्कुल शांति से विद्रोह किया। लेकिन इसी विद्रोह क्या किया? एक तरीके से आंदोलन किया, विद्रोह नहीं है वो। लेकिन जब 26 जनवरी आया तो उसमें एक टर्निंग पॉइंट ये आ गया कि उसमें कुछ उपद्रवी भी शामिल हो गए जो इस आंदोलन की छवि को धूमिल करना चाहते थे। ऐसे ही तो लिखेंगे। और ऐसे में जो भारतीय सरकार है उसने समझा कि कहीं ना कहीं ये जो उपद्रवी हैं ये किसानों के बीच में आए हैं तो किसान भी इसमें शामिल हैं, तो उसको समाप्त करने का प्रयास करने लगी। यही इसकी क्या है? इसका स्वरूप है। लेकिन उस समय जो जनजातीय विद्रोह था इसका क्या स्वरूप था, किस तरीके से इन लोगों ने विद्रोह किया? तो आइए देखते हैं। जनजातीय विद्रोह स्थानीय एवं अलग थलग क्षेत्र में किए गए विद्रोह थे। इनमें एक तरीके से अखिल भारतीय चेतना नहीं थी, यानी राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो जनजातीय लोग थे या जातियां थीं
इनके परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो ये कहीं जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में निवास कर रही हैं, यानी अलग थलग क्षेत्रों में निवास कर रही हैं, दूर दराज क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, कुछ ही लोग शामिल हैं। 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000 की संख्या है। संख्या के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी इनका जो आकार है, जो प्रकार है, वो काफी कमजोर है। काफी कम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी एक तरीके से इनका जो विद्रोह था वो क्षेत्रीय विद्रोह था। जैसे महात्मा गांधी के 3 क्षेत्रीय आंदोलन थे, चंपारण और कौन से, चंपारण हुआ, और दूसरा कौन हुआ, खेड़ा, और तीसरा अहमदाबाद। और महात्मा गांधी के 3 अखिल भारतीय आंदोलन हैं, जैसे असहयोग हो गया, सीडीएम हो गया, और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो इनका भी एक तरीके से जो आंदोलन था वो क्षेत्रीय था। इनके भी आंदोलन ने कभी भी अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाया। यानी देश की सभी जनजातियां इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कभी नहीं इन्होंने आंदोलन किया। ठीक, जनजातीय विद्रोह हिंसक एवं सशस्त्र प्रकार के विद्रोह थे। जो जनजातियां थीं, इनकी खास बात यह थी कि यह विद्रोह हिंसक थे। ये हिंसा पर उतारू हो जाते थे, ये तीर कमान धारण कर लेते थे और फिर भी कुछ ये सोचते नहीं थे, फिर खत्म ही करते थे जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते थे। तो यह भी इनका स्वरूप है। इन्होंने अपने शोषकों के खिलाफ वार्ता न करके सीधी और सीधी कार्रवाई की, और यह कार्रवाई कैसी कार्रवाई थी, हिंसक कार्रवाई थी। ये बातचीत में विश्वास नहीं करते थे, तीर कमान से ही सामना करते थे अपने विरोधियों का। कौन, ये जनजातीय लोग। और जनजातीय विद्रोह अपनी पहचान एवं अस्मिता के खिलाफ किया गया विद्रोह था। जब ब्रिटिश सरकार ने और जमींदारों ने, भारत के जमींदारों ने और सूदखेरों ने कहीं ना कहीं इनका जो स्वरूप था, इनका जो नेचर था, इनकी जो व्यक्तिगत स्थिति थी, उसको भी नष्ट करने पे ये लोग तुल गए। अब ऐसे में इन्होंने समझा कि हमारी अस्मिता को, यानी हमारे स्वरूप को, हमारी जाति को ही ब्रिटिश सरकार और ये सब मिलके खत्म कर देंगे। तो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया। यह भी समझते रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब ऐसे में इनको लगा कि मरता क्या ना करता, यानी हम मारे ही जाएंगे, इससे पहले कुछ कर लें। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं जो परिणाम लेके आती है वो पॉजिटिव परिणाम लेके ही आती है। आगे बढ़ते हैं। और क्या खास विशेषता है, यह विद्रोह बाहरी शोषकों जैसे जमींदार सूदखोर के खिलाफ भी किया गया था। जो जमींदार थे, जो सूदखोर थे, ये भी अत्याचारी लोग थे। यह जनजातियों पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। ये जो जमींदार हैं, अब जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था, यही तो इन लोगों से ब्रिटिश, ये क्या होते थे, एजेंट होते थे ब्रिटिश सरकार के, और ये लोग ही इनसे कर वसूलते थे। अब ऐसे में इनका शोषण भी करते थे, क्योंकि इनको ज्यादा राशि चाहिए, इनको एक मुक्त राशि चाहिए, क्योंकि इनको एक मुश्त राशि में कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार को जमा करना है और अपने पास भी रखना है। यह नाई, धोबी, दुकानदार आदि के खिलाफ विद्रोह नहीं था, ध्यान रखिएगा। जो नाई हैं, धोबी हैं, दुकानदार हैं, इनके खिलाफ विद्रोह नहीं किया गया था। यह विद्रोह मुख्यतः किसके खिलाफ किया गया था, दिकुओं को। यहाँ पे जो जनजातीय लोग हैं वो बाहरी लोगों को क्या कह रहे हैं, बाहरी लोगों को दिकू कह रहे हैं। दिकू का मतलब कौन बाहरी है, ब्रिटिश सरकार बाहरी ही तो है, और ये बाहरी लोगों को भी भेज रही है। जैसे जमींदार हो गए, जैसे सूदखोर हो गए, इनके क्षेत्र में जा रहे हैं। नहीं तो इनको इन सूदखोरों से, इन जमींदारों से कोई मतलब ही नहीं है, ब्रिटिश सरकार से कोई मतलब नहीं है, वो अपने रंग में रहती हैं। इसीलिए तो भारत सरकार, आप लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार में जो जनजातियां हैं, उस पे भारत सरकार हमेशा वहां पे लोगों के ना भ्रमण करने, और भ्रमण करने के बाद में कैमरे वगैरह ना ले जाने की वो करती है। महाजन एवं शोषक व्यापारियों के खिलाफ था। जो व्यापारियों ने शोषण किया उनके ही खिलाफ था, यानी आंतरिक लोगों के खिलाफ नहीं था, बाह्य लोगों के खिलाफ था। बाह्य लोगों में ध्यान रखिएगा, इसमें भारतीय जो जमींदार के रूप में है, और सूदखोर के रूप में है, और व्यापारी के रूप में है, उनके खिलाफ भी इन लोगों ने विद्रोह किया। कई बार जनजातियों ने तो यह भी कहते हुए देखा गया जनजातियों को कि हम एक तरीके से
ब्रिटिश सत्ता को तो हम कम ही जानते हैं, लेकिन हम जो ज्यादा जानते हैं, जो ज्यादा शोषण हमारा कर रहे हैं, वो जमींदार और सूदखोर कर रहे हैं। ठीक। और एक खास बात जो आपको बता रहा हूं, इनकी विशेषता, इनकी प्रकृति के रूप में, ये जो जनजातीय विद्रोह थे, इनमें जो विद्रोही शामिल होते थे, ये धर्म, ओझाई एवं चमत्कार का प्रभाव भी इनमें दिखाई पड़ता है विद्रोह के मध्य में। जैसे बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नेता ने धर्म का सहारा लिया और जनजातियों को एकजुट करने का प्रयास किया। जनजातीय विद्रोह नीचे से उभरने वाला विद्रोह था। इसके नेता जनजातीय क्षेत्र से ही आते थे, अर्थात ये विद्रोह बाहरी नेतृत्व पर निर्भर नहीं थे। दोनों बातों को समझिए। अब कहा गया कि ये जो जनजातीय विद्रोह हैं, ये ओझैती वगैरह पे विश्वास करते थे, जादू टोना टोटका इन सब क्रियाविधि पे विश्वास करते थे, और आंदोलन के मध्य में ये सब क्रियाकलाप भी देखने को मिले। इसमें जो बिरसा मुंडा था, उसने इसका सहारा भी लिया था। इसके अलावा जो जनजातीय विद्रोह था, दूसरे पॉइंट में आप लोग देखिए कि नीचे से उभरता हुआ विद्रोह, यानी जमीन से उभरता हुआ इसे विद्रोह कहा गया। और इसके जो नेतृत्व करता है, यानी इनके आंदोलन को जो नेतृत्व प्रदान किया, वो इन्हीं के क्षेत्र से लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया, कोई बाहर से नहीं आया नेतृत्व प्रदान करने। जैसे गांधी जी कहाँ के थे? जैसे गांधी जी गुजरात के थे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण में नेतृत्व किया, खेड़ा में नेतृत्व किया, या अन्य क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका भी चले गए। तो यहाँ पे ऐसा आपको देखते हुए नहीं मिलेगा, इसी क्षेत्र के ही नेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे बढ़ने पे आप लोगों के सामने दो प्रश्न हैं। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को एक प्रश्न मिल रहा है और प्रकृति को हम लोगों ने समझा भी, लेकिन थोड़ा सा ये जो मूल्यांकन करने की बात है, आप लोग क्वेश्चन लिख के दिखाइएगा और इसका मूल्यांकन किया जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन दिखाइए। मूल्यांकन यही करना है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि 19वीं सदी के विद्रोह, 19वीं सदी मतलब 1900 नहीं, यानी कि जो विद्रोह एक तरीके से 1801 ईस्वी से प्रारंभ हो गए, उसके पूर्व भी जो थोड़ा सा प्रारंभ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 1900 तक जो विद्रोह हो रहे हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी स्वरूप क्या है, उसका आप लोग थोड़ा सा विवेचन कीजिए, यानी वर्णन दीजिए। और इसके आसपास में जो अन्य विद्रोह हो रहे हैं, जैसे 1857 का विद्रोह है, इसके अलावा जो अन्य विद्रोह हैं जिनका दूरदर्शी प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा, उससे तो इसे थोड़ा सा तुलना कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसका एक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, यही आपको लिख के दिखाना है। एक क्वेश्चन और है, जनजातीय विद्रोहों का स्वरूप आर्थिक के साथ साथ धार्मिक भी था, इसकी भी विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे देखो, दो विद्रोह का स्वरूप दिया जा रहा है। आर्थिक इसलिए था क्योंकि आर्थिक रूप से क्या हुए, आर्थिक रूप से इनको कमजोर करने लगी ब्रिटिश सरकार, सूदखोर, व्यापारी, महाजन। तो इनका जो स्वरूप बना वो क्या बना, वो आर्थिक बना। लेकिन धर्म, जैसे ओझैती की बात देखने को मिली, बिरसा मुंडा, जादू टोना टोटका, इन सब की बात देखने को मिली। डाकन प्रथा का इसमें वर्णन कीजिए और यहाँ पे बताइए कि ऐसा नहीं केवल धार्मिक और आर्थिक स्वरूप भी देखने को मिलता है, क्षेत्रीय स्वरूप भी देखने को मिलता है, अन्य भी 2-3 स्वरूपों को यहाँ पे बता दीजिए। बस ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको यही बात लिख के यहाँ पे दिखानी है। तो आज की क्लास में आप लोग शामिल हुए। ये एक तरीके से जनजातीय विद्रोह हुआ। इसके बाद में हम लोग 1857 के विद्रोह का अध्ययन कल ही करेंगे पूरी तरीके से, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग क्लास में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे ये नोट्स आपको मिल जाएगा।
वहीं पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करते रहें। अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी का। धन्यवाद।